के कुलपति डॉक्टर एमएल चौधरी जी, डेयरी टेक्नोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर एस सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक पशु विज्ञान डॉक्टर केएमएल पाठक जी, एनडीआरआई करनाल के निदेशक डॉक्टर एके श्रीवास्तव जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, माननीय विधायक श्रीमती नीता चौधरी जी, माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हीरा बिंद जी, पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री सिया शरण ठाकुर जी, पशुपालन विभाग के सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल जी, कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक श्री आदेश तीतरमारे जी, यहाँ उपस्थित इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहे सभी प्रतिनिधिगण, सभी विशेषज्ञ जो यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ उपस्थित डेयरी क्षेत्र के उद्यमी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति श्री एमएल चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और यह कार्यक्रम चूंकि महत्वपूर्ण है और मेरे दृष्टिकोण से बिहार जैसे राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से भी इसकी अहमियत है और डेयरी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, उसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो नवाचार हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई खोज हो रही है, नए प्रयोग हो रहे हैं, उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया है और मुझे ये जानकारी दी गई कि यहाँ देश के कई भागों से, कई राज्यों से प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली से, हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, असम से, उत्तर प्रदेश से और अन्य जगहों से, और देश के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। यूएसए से लोग आए हुए हैं, अमेरिका से, ताइवान से, स्पेन से, क्रोएशिया से और स्वीडन से। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं सबसे पहले जो बिहार से और देश के बाहर से आए हुए प्रतिनिधि हैं उनका मैं बिहार की धरती पर और इस ऐतिहासिक भूमि पर, राजगीर की इस ऐतिहासिक भूमि पर उनका स्वागत करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और आप सब जो इस सेमिनार में 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक विचार विमर्श करेंगे और मैं समझता हूं कि डेयरी के क्षेत्र में काफी उसका लाभ लोगों को मिलेगा। जगह भी आपने चुना है, एक ऐतिहासिक स्थल का चयन किया है। प्राचीन इतिहास में भी इस स्थान की अपनी अहमियत रही है। मगध साम्राज्य की यह राजधानी रही है राजगीर, बाद में यहां से राजधानी पाटलिपुत्र गई, तो इसलिए बहुत ही पुरानी जगह है। और अगर हम माइथोलॉजी में जाएंगे तो उसमें भी इस जगह का काफी महत्व है। ये जरासंध की जगह है
महाभारत काल में यहाँ पांडव लोग भी विचरण करते हुए आए हैं। आप यहीं से आगे बढ़िएगा इसी सड़क पर तो पांडव पोखर है, उसको विकसित करने का भी काम चल रहा है। और ये वो जगह है जहां कितने ऋषि मुनि आए और उनसे भी आगे बढ़कर ये आज महावीर जयंती है, भगवान महावीर से भी जुड़ी जगह है और भगवान बुद्ध से तो जुड़ी जगह है ही। तो इस जगह की बहुत अहमियत है और इस स्थल पर इस सेमिनार का आयोजन किया है आपने और महावीर जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को आज महावीर जयंती के अवसर पर भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां से ठीक ही कहा गया कि अब लोगों के पास जमीन कमती चली जा रही है, आबादी बढ़ रही है, आपस में बंटवारा होता है तो प्रति परिवार अब जमीन बहुत कम रह रहे हैं, बच रहे हैं लोगों के पास। वैसी स्थिति में लोगों के लिए डेयरी का, पशुपालन का बहुत ज्यादा महत्व है और हम लोगों ने बिहार में कृषि रोड मैप बनाया और इसलिए बनाया है कि बिहार की 76% आबादी, 76% पॉपुलेशन आज भी अपनी आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए कृषि पर निर्भर है। और ये जो हम पशुपालन की बात या डेयरी की बात या जो भी चर्चा कर रहे हैं वो कृषि से संबंधित विषय है। वैसे इस देश में एग्रीकल्चर एंड एलाइड बोल दिया जाता है, अलग अलग विभाग भी हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रक्षेत्र कृषि का प्रक्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस पर हमारे बिहार में आज भी 76% लोग, 76% लोग निर्भर हैं। तो जब बिहार जैसे राज्य का विकास होना है तो कृषि क्षेत्र का विकास होगा और जो हमने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया है उसमें हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो इंद्रधनुषी क्रांति का है। कृषि के क्षेत्र हम अलग अलग चर्चा करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन का या डेयरी के क्षेत्र में व्हाइट रिवॉल्यूशन का। तो अलग अलग रिवॉल्यूशन की जो हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं वो सब आते हैं उसमें। इसलिए जब मैं भारत सरकार में कृषि मंत्री था उस समय से ही हमने चर्चा शुरू की कि हमें रेनबो रिवॉल्यूशन की बात करनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसलिए हमने बिहार में जो कृषि रोड मैप बनाया वो रेनबो रिवॉल्यूशन कृषि के क्षेत्र में हो, इंद्रधनुषी क्रांति हो, उसको ही हमने ध्यान में रखा और हर कृषि से संबंधित हर क्षेत्र के विकास के लिए हमने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की। इसलिए हमने इसका नाम रोड मैप दिया, कृषि रोड मैप। और इसके योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए और रिव्यू करने के लिए हमने कैबिनेट की कमेटी बनाई जिसे बिहार में लोग कृषि कैबिनेट के नाम से, कि यह ऐसा रोड मैप है, इसकी ऐसी कार्य योजना है, उसको बनाने के पीछे मकसद यही है, उद्देश्य यही है और लक्ष्य भी यही है कि कुल मिलाकर उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े। ये सारी बातें तो है ही, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है? मकसद यही है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े। और किसान कौन है? इसकी परिभाषा जो स्वामीनाथन आयोग ने की है, किसान की परिभाषा, यानी जिसके पास जमीन है वही किसान नहीं, जो जमीन पर काम करता है वो सभी किसान हैं। पशुपालन में लगे हो, मत्स्य पालन में लगे हो, किसी भी काम में लगे हो तो सभी किसान हैं। तो कुल मिलाकर किसान की आमदनी बढ़े, हमारा पहला लक्ष्य है।
और आमदनी बढ़ेगी कैसे? आमदनी बढ़ेगी उत्पादन बढ़ने से, और सिर्फ उत्पादन बढ़ने से नहीं बल्कि उत्पादकता से। वो हर क्षेत्र में लागू। तो हमने पहला कृषि रोड मैप बनाया, उसको 2008 में हमने लागू किया, 2012 तक के लिए था, 4 वर्षों। और उसमें हमने बीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। और विषय थे, लेकिन उससे जो सफलता हासिल हुई, आप राजगीर में बैठे हुए, यहां से कोई बहुत दूर नहीं है, उससे पूरे बिहार में एक उत्साह का वातावरण बना। और उत्साह किसानों के मन में इतना पैदा हुआ, इतनी उत्पादकता बढ़ी, अलग अलग किसानों ने जो उस पर जोर आजमाइश की और कृषि रोड मैप से उत्साहित होकर इसी जिले में यहां से बहुत पास एक गांव के ही 5 किसानों ने धान के उत्पादकता में चीन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2008 से 12 तक का कृषि रोड मैप था, उसने जो उत्साह के भाव का संचार किया कि उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने उसके अगले 5 वर्षों के लिए 2012 से लेकर 2017 के लिए एक आगे का कृषि रोड मैप तैयार किया। और उसी के माध्यम से, उसी के दौर से हम गुजर रहे हैं। और इस दौर में हमारे लिए डेयरी का रोल है। अगर डेयरी की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग पशुपालन करते हैं, दूध होता है और दूध बेचते हैं, जो असंगठित क्षेत्र है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बिहार में डेयरी के क्षेत्र में जो कोऑपरेटिव बना वो बहुत कारगर साबित हुआ। और मुझे खुशी है कि जब हमने कार्यभार संभाला तो मुश्किल से प्रतिदिन 4 लाख लीटर का व्यवसाय होता था, उसका संग्रहण, और तब उसकी कुछ प्रोसेसिंग भी करते हैं और उसका विपणन, उसकी मार्केटिंग, और उसकी शीर्ष संस्था है कॉम्फेड। तो पूरे बिहार में 4 लाख लीटर से भी कम का संग्रहण होता था। आज ये मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 4 गुना वो बढ़ चुका है। 15 लाख टन प्रतिदिन की का संग्रहण हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसकी मार्केटिंग हो रही है। और उसका जो ब्रांड नेम है सुधा, वो उसको हर कोई जानता है। और बिहार और झारखंड में सिर्फ नहीं, आप कोलकाता जाएंगे तो वहां भी उसकी जानकारी है। हाँ बोला। और दिल्ली तक में सुधा ब्रांड का दूध और मिल्क प्रोडक्ट जाते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है। अभी कृषि रोड मैप के हमारे जितने कार्यक्रम हैं, उनके हिसाब से अगर गति आगे बढ़ेगी तो हम इसे बहुत नहीं मानते। पूरे देश के कंटेक्स्ट में हमारी आबादी जब 8.3% है, तो हमारा कैटल पॉपुलेशन भी 8.3% या उससे ज्यादा होना चाहिए। आज हम अभी कैटल पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी 8.3% से कम है। हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, हर किसी चीज को बढ़ावा देकर और उसकी प्रोसेसिंग हो। मिल्क प्रोडक्ट, आज सुधा की मिठाइयां बाजार में खूब बिकती है, सुधा ब्रांड। पता नहीं इंतजाम किया है कि नहीं चौधरी साहब ने यहाँ संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी को, तो संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पर भी जाने का मुझको मौका मिला था जब हम केंद्र में कृषि मंत्री थे। एक आध बार बाद में भी हम गए हैं। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में विकास, इसमें अपार संभावना, और अब तो और ज्यादा संभावना है। इस तरफ लोगों का ध्यान धीरे धीरे जा रहा है। और इस क्षेत्र में कुछ बीमारियों की चर्चा श्रीवास्तव साहब ने की। अब इनका जो करनाल है, पता नहीं जब हम गए थे तो उस समय वहां थे या नहीं थे, या उस समय थे तो किस कैपेसिटी में थे, मुझको नहीं मालूम है। करनाल की हालत यह है कि करनाल का जो
इनका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, कृषि भवन में पहले नहीं आता था। हम नहीं शुरू करवाया कि कृषि भवन में तो करनाल का सब्सिडी तो मंगवाइए। उस इलाके से जो भी गुजरता है सड़क से वो रुक करके करनाल का कोई ना कोई प्रोडक्ट का आनंद लेकर आगे बढ़ता है। तो हमने कहा भाई कृषि भवन में क्यों नहीं आता है, तो आना शुरू हुआ। और बाद में फिर जब हम रेल भवन गए तो वहां भी आपको जारी है, वहां भी हम ले गए। तो करनाल की का जो अचीवमेंट है और करनाल में जो कुछ भी हुआ है डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उससे हम पूर्व परिचित हैं। तो आज आप सब लोग आए, देश भर के लोग आए। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस राज्य में हो रहा है वहां जो आमतौर पर समस्याएं हम देख रहे हैं, हमने ब्रीडिंग पॉलिसी भी बना रखी है। आप उन सब चीजों को, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और कॉन्फेड की तरफ से उन सारी बातों की जानकारी दी जाएगी। और यहां जो विमर्श होगा और देश के दूसरे हिस्सों में या दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं उन सब चीजों को लोग जानेंगे और जो बेस्ट प्रैक्टिस है, सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है, उसको हम अपनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे यहाँ बहुत संभावना, धीरे धीरे लोग आकृष्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी बिहार में डेयरी के क्षेत्र में, यहाँ पर आईसीआर के भी लोग आए हुए हैं। अब जो भारत सरकार को भी डेयरी के विकास के लिए जो उनकी योजनाएं हैं, पिछले कई वर्षों से योजनाएं, जैसे कोई किसान अगर डेयरी करना चाहता है अपना, 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय लेकर, तो स्कीम थी जो भारत सरकार की सब्सिडी थी, उसको हमने टॉप अप किया था अपने। लेकिन बाद में पता चला कि उस स्कीम एक तरह से वो नॉन स्टार्टर होकर रह गई बैंकों के जरिए और कई प्रकार से। तो उसमें बजटरी एलोकेशन की समस्या थी या जो भी समस्या थी पिछले कुछ वर्षों से। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। अभी जो राज्य इस क्षेत्र में पिछड़े हैं उनको आगे लाने के लिए इस प्रकार की स्कीम को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे मालूम है देश ने बहुत तरक्की की। 70 के दशक में ऑपरेशन फ्लड नाम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना चली थी। और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब 89 में 89 में 9th लोकसभा में मैं पहली बार निर्वाचित होकर दिल्ली गया, तो मुझे पता चला कि साहब गर्मी के दिनों में दिल्ली में दूध की बनी हुई मिठाइयां नहीं मिलती, उस पर पाबंदी है। कारण इसलिए कि अभी दूध के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हुए। अगर डीएमएस का कोई काउंटर होता था तो उसमें किस तरह से अहले सुबह भोर में ही लाइन लगती थी और क्या होता था, इन सब चीजों को हमने देखा है दिल्ली में। और उसी समय की बात है, मैं भूलता नहीं हूं इसको, कि घर में कोई आए तो उनके स्वागत के लिए कुछ मिष्टान्न होना चाहिए। तो ये जो काजू की बर्फी है हमारे किचन में उसी समय हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई काजू की बर्फी तो गर्मी के दिन में भी मिलेगी, दूध की बनी मिठाई तो मिलेगी नहीं। हम लोग तो मिठाई का मतलब दूध की बनी मिठाई समझते थे और यहां ऐसी कोई समस्या होती नहीं थी। लेकिन दिल्ली में और पाबंदी कड़ी थी, वो मिठाइयां नहीं मिलती थी। लेकिन देश कहां गया भाई, 89-90 की बात कर रहा हूं। 1994 में ये जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम चला था, बहुत लोग ऑपरेशन फ्लड को अभी समझेंगे भी नहीं, कहीं ऑपरेशन फ्लड क्यों इसका नाम है। एक बार हम कृषि मंत्री के रूप में पटना में बोल गए, ऑपरेशन फ्लड के बारे में हमने चर्चा की, तो अगले दिन खबर छप गई थी कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक योजना चलेगी। उस स्कीम का, दुग्ध उत्पादन की उस स्कीम का नाम था ऑपरेशन फ्लड। वो आज बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 1994 होते होते ऑपरेशन फ्लड स्कीम की इस हद तक सफलता हुई कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां दूध की बनाई मिठाई गर्मी में मिलने लगी, वो पाबंदी हट गई। तो दुग्ध के उत्पादन में हम लोग आगे बढ़े, लेकिन अभी बहुत आगे बढ़े। आज भी 300 ग्राम से एवरेज जो देश का है उससे उसके आसपास ही उपलब्धता है प्रति व्यक्ति, एवरेज औसत।
हमारे राज्य में तो और कम है, हमारे राज्य में तो 150 ग्राम से भी थोड़ा कम ही होगा। तो हमें तो बहुत आगे बढ़ना, बहुत आगे जाना, और हम लोगों का जोर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत न सिर्फ भरपेट भोजन पर है, बल्कि पोषण युक्त आहार पर है कि लोग कुपोषण के शिकार न हो। और कुपोषण की शिकार तो हमारी पूरी आधी आबादी होती है, सबसे पहले महिलाएं। और जब महिलाएं स्वस्थ नहीं रहेंगी तो बच्चे भी स्वस्थ नहीं होंगे। तो ये जो कैस्केडिंग इंपैक्ट पड़ता है, एक के बाद दूसरा जो असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो पोषण युक्त आहार मिलना चाहिए। तो उसके लिए दूध एक सटीक साधन हो सकता है, उसके जरिए हम लोगों की पोषण सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसके लिए दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए, पशुपालन पर जोर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पशुपालन करें, उस क्षेत्र में जाएं, तो आवश्यक है। और इस विषय पर आप सब कुछ चर्चा करेंगे। और पशुपालन है तो भाई पशु को स्वस्थ रहना चाहिए। आदमी की बीमारी होती है, वैसे पशुओं को बीमारी होती है। कई बीमारी तो नोन है और कई प्रकार की बीमारी होती है। अभी बता रहे थे श्रीवास्तव जी क्या क्या करना चाहिए। बैठने नहीं देना है। अरे तो भाई बैठने लगे तो कैसे उसको खड़ा रखना, तरीका साफ साफ तरीका। किसानों को तो फाइनल प्रोडक्ट में बताना पड़ेगा। हम भी गाय पाले हुए, रोज देखते रहते, तो टेंडेंसी होती है गाय वगैरह की सब दूध दिया, और दूध देने के बाद उसमें थोड़ी तो ऊर्जा का ह्रास होता है, बैठ करके वो सुस्ताना चाहती है। तो हम भी लागू करेंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन मैं बैठने नहीं दे तो उसको रोकेंगे नहीं बैठेगा है, तो गाय नहीं बैठे इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो क्या करना है, कोई टेबल लगा दे, क्या करें, ये सब भी जरा डिटेल में जाइएगा। हमारी बात जानबूझकर इसकी चर्चा तो हर प्रकार से एक उसका, और इनोवेशन सबसे बड़ी बात है जो जिससे मैं खींचकर यहां चलाया। आज महावीर जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों में जाना था, और पहले से भी हमारा कमिटमेंट था कई कार्यक्रमों का, तो फिर भी हम यहां पर आए। ये सिर्फ आपके यहां जो हमने शब्द देखा वो इनोवेशन देखा, तो इनोवेशन तो लाजवाब चीज है भाई, छोटे स्तर पर होता है। नवाचार लोग देखते हैं, अनुभव के आधार पर कुछ करते हैं, तो एक जगह के इनोवेशन का लाभ हम दूसरी जगह पर ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं 4 दिनों के यहाँ के कार्यक्रम में लोग इनोवेशन शेयरिंग भी करेंगे, किस इलाके में किस प्रकार का नवाचार हो रहा। तो ये जो चीजें हैं इसको शेयर करना चाहिए, और इसके आधार पर हम पशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उसकी उत्पादकता बढ़े, और क्रॉस ब्रीड पर बहुत जोर है आप लोगों का। लेकिन जो हमारा इंडिजिनस ब्रीड है वो कम ताकतवर नहीं है। हमारे देश से इंडिजिनस ब्रीड खत्म होता गया, और हमारे इंडिजिनस ब्रीड जो बाहर गए उस पर लोगों ने काम किया, और हमारे इंडिजिनस ब्रीड का से कितना उत्पादन दूध का होता है। यहां जो 10 लीटर की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, बाहर ले गए और बाहर जहां रह गई गाय, और धीरे धीरे होते हुए 30 लीटर 40 लीटर तो पहुंच गए। अब जो इंडिजिनस ब्रीड है उसका विकास हो, पूरे डेयरी साइंटिस्ट को इस बात पर लगना चाहिए। देखिए जो बाहर का ब्रीड है वो बड़ा ही नाजुक है। अब गर्मी का दिन आ गया ना, बगैर कूलर क्यों नहीं रह सकते। आप खुद गर्मी बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन वो जो है कूलर के बिना नहीं रह सकते। सवेरे सवेरे 8 बजे हमने गाय पाले हुए इसलिए जानते हैं, सुबह उसको बाहर जरा हमारा जोर रहता है कि इसको खुली हवा में निकालिए जरा बढ़िया से, लेकिन देखते ये है कि 8:30 9 बजते बजते उसको बेचैनी आने लगती है, तुरंत उसको फिर अंदर ले जाइए। तो उसके लिए ये वातावरण देना, तो हम लोगों के यहां देहातों में जो स्वाभाविक प्रैक्टिस है, पहले की जो परंपरा, तो अपने ब्रीड की गायों का भैंसों की, अब उसमें जब इंप्रूवमेंट आता है या क्रॉस ब्रीड कराते हैं, तो फिर उसके चलते उसके स्वभाव में बर्दाश्त करने की क्षमता आदि आदि मुझको बताने की जरूरत है। हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं, साइंटिस्ट है।
एंटरप्रेन्योर लोग बैठे हुए, सब लोग जानते हैं। तो उन चीजों पर भी ध्यान रखते हुए हमें अपने देसी नस्ल को बढ़ावा देना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। और वो बहुत उपयोगी, ऐसा नहीं है कि उसकी उत्पादकता बढ़ नहीं सकती है, उसकी उत्पादकता बढ़ सकती है। अभी कुछ लोग आए हमारे यहां और उनको हमने चौधरी जी के यहां भेज दिया, अभी नैनो टेक्नोलॉजी की बात ये कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए लोग देसी नस्लों की उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। तो इन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अलग अलग इलाकों में जो नवाचार है उसका जो फायदा है उसको यहां शेयर करें और अच्छी अच्छी तकनीक लोगों तक पहुंचाएं। और उसी तकनीक की अहमियत है या उसकी महत्ता है जो लोगों तक पहुंच जाए। लेबोरेटरी में एक उपलब्धि होती है, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन लेबोरेटरी में जो उपलब्धि मिल गई उसको हम नीचे लोगों तक कैसे पहुंचा दें, पशुपालकों तक कैसे पहुंचा दें, वो ज्यादा जरूरी है। और इस क्षेत्र में जो काम हुआ इस देश में वो काबिल तारीफ। हमारे बिहार में भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी बहुत आगे जाना। और दुनिया भर में मिल्क प्रोडक्ट की मांग है, लेकिन जिस प्रकार के चीजों की मांग है उस स्टैंडर्ड के अनुरूप, उस क्वालिटी का, उस गुणवत्ता का, उनके जो अपने मानक हैं उसके अनुरूप हम चीजों का उत्पादन करें, दूध का और मिल्क प्रोडक्ट का, तो हमारा निर्यात बढ़ेगा। न सिर्फ अपने देश की जरूरत को हमें पूरा करना है, बल्कि दुनिया के बाजार में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के क्षेत्र में हमें छा जाना है, यह संकल्प होना चाहिए। और उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है। तो ये जो कैपेसिटी हमारे अंदर, जो क्षमता है, इसको आप प्राप्त करें, उस लक्ष्य को कि हम दुनिया भर में जाएं और उस हिसाब से हम आगे बढ़ें। तो उससे हमारे पशुपालकों का, दुग्ध उत्पादकों की आमदनी बढ़ेगी, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और कुल मिलाकर जो देश का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि और एलाइड क्षेत्रों का योगदान और बढ़ेगा। चूंकि कुछ भी कर लीजिए इस देश में, जैसा इस देश का इतिहास है और जिस प्रकार से लोगों का मन और मिजाज है, चाहे जितनी स्मार्ट सिटी बना लीजिए, अंततोगत्वा इस देश की ज्यादातर जनता गांव में रहेगी। और जो गांधी जी का विलेज इकोनॉमी का एक उनका अपना शास्त्र है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी लिखा, उसको हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे हर गांव को स्वावलंबी होना चाहिए और उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए, उनकी आमदनी ज्यादा हो, आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े, खुशहाल आत्मनिर्भर हो और उसके बाद खुशहाल हो। हम लोगों का विश्वास समाजवाद में, लेकिन समाजवाद का मतलब क्या होता है? लोहिया जी से किसी ने पूछा कि एक लाइन में व्याख्या करिए समाजवाद का क्या मतलब। तो समाजवाद का मतलब है समता जोड़ संपन्नता। सिर्फ समता नहीं, समता जोड़ संपन्नता। तो हम सिर्फ आत्मनिर्भर होना नहीं चाहेंगे, हम खुशहाल होना चाहेंगे। तो मैं समझता हूं कि देश और ग्रामीण अंचल की खुशहाली में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे इस सेमिनार और इसका जो कंटेंट था, विषय वस्तु थी, उससे मैं प्रभावित होकर आपके बीच में आया हूं। और मुझे इंतजार रहेगा कि यहां से कोई नई चीज अगर निकले तो उसको हम समाविष्ट करें अपने कृषि रोडमैप के क्रियान्वयन के कार्यक्रमों। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको
कुंडलपुर महोत्सव के मुख्य अतिथि और बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री और नालंदा के माननीय विधायक श्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, अस्थावा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री राजू यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हीरा बिंद जी, भूतपूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र तरुण जी, श्री सियाशरण ठाकुर जी, श्री विपिन यादव जी, पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जो कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति के अध्यक्ष भी हैं, कमल कुमार जैन जी, अजय कुमार जैन जी, कैलाश चंद जैन जी, विजय कुमार जैन जी, चिरंजीव लाल जैन जी, नरेश जैन जी, जीवन प्रकाश जैन जी, अभय जैन जी, मनोज जैन जी, घनश्याम यादव जी, रामाधार शुक्ला जी, राजेश जैन जी और यहां उपस्थित कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति के सभी माननीय सदस्यगण, इस कुंडलपुर के प्रबंधन में और इसके विकास में लगे हुए सभी सज्जन वृंद, देवियों और यहाँ इस कुंडलपुर महोत्सव के अवसर पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, देवियों और सज्जनों, आज कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन 2015 में किया गया है और कुंडलपुर की महत्ता के बारे में अभी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने संक्षिप्त उस विषय की चर्चा की है। कुंडलपुर के विकास के लिए जिस तरह से जैन आचार्य ज्ञानमती माता जी ने अपना वक्त यहां दिया, वो यहां रही, हम भी मिलने आए थे उनसे और हम तो फिर उनका जो प्रमुख केंद्र है हस्तिनापुर, वहां भी गए हुए। आप सबको भी मालूम है जब वो कहते थे कि उनका जन्म स्थान है भगवान महावीर जी का, तो एक क्षण के लिए हम लोगों को लगता था कि यह तो एक विवादास्पद बात है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग बचपन से जानते हैं और ये पढ़ाया गया था हम लोगों को कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। तो मैंने अपनी आशंका यही, उस समय तो इस स्थान पर नहीं, लेकिन जहां अभी मंदिर बना हुआ उसी स्थान पर कार्यक्रम हो रहा था। मैं उस समय बाढ़ का सांसद था, केंद्र में मंत्री था और उस कार्यक्रम में उस समय के रक्षा मंत्री और नालंदा के सांसद आदरणीय जॉर्ज साहब भी मौजूद थे और सभी जनप्रतिनिधि और अनेक लोग मौजूद थे। तो जब मैंने अपनी मन की आशंका प्रकट की थी तो वहां जितने जैन आचार्य और विद्वान बैठे हुए थे उन्होंने हमारा 45 मिनट और अतिरिक्त समय लिया ये बताने की। तो मैंने कहा कि भाई ये तो विश्वास और आस्था का प्रश्न है, उसमें हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन बिहार के ही एक बुद्ध आए, न जाने कितने ऋषि महर्षि आए और यहां से दुनिया को अहिंसा का संदेश गया। और आज के दिन का मूल मंत्र क्या है जो भगवान महावीर जी ने दिया? अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा भी सबसे बड़ा धर्म, तो उसका संदेश जिस धरती से गया और अपने अपने ढंग से भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने सेवा की। अब बगल में राजगीर है, तो जैनियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्थल है, यह आस्था और विश्वास के स्थल। जैन समाज में जिनकी आस्था श्रद्धेय ज्ञानमती माता जी के प्रति है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। अन्य जो विचार है, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमें किसी एक मान्यता के पक्ष या विपक्ष में खड़ा नहीं होना है। हम तो लोगों की श्रद्धा का सम्मान करते हैं, लोगों की श्रद्धा है, हम उसी का सम्मान करते हैं। सबका विकास हो, इसी सिलसिले में कुंडलपुर में यह भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। अब लोग कुंडलपुर आने लगे, देखने लगे, और ये कुंडलपुर नाम से ये जगह आप इसे विख्यात कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां नालंदा विश्वविद्यालय था। यहीं पर भगवान सूर्य की उपासना होती है। प्रसिद्ध और पौराणिक सूर्य की उपासना से भी संबद्ध स्थल है। तो इस पूरे इलाके का, इस पूरे जगह का बगल में राजगीर है, और यहां से कोई बहुत दूर नहीं है पावापुरी, जहां भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। तो ये सब आसपास में ही है। तो ये धरती महान है। मैं महावीर जयंती के इस अवसर पर सबसे पहले इस धरती का नमन करता हूं, और मुझको यही लगता है कि लोग आए और जिस तरह से प्रेम का, शांति का संदेश मिला, उन्हें अहिंसा का संदेश मिला, यहां आने के बाद वही मन में विचार लेकर जब भी आए, वही मन में विचार लेकर जाएं। हम सब लोगों की प्रभु से तो यही प्रार्थना है। समाज में, देश में, दुनिया में आज हर प्रकार के विवाद हैं, न जाने कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं, संघर्ष हो रहे हैं, और चाहे जितना लड़ लीजिए, अंत में लड़ाई बंद होती है। तो लड़ने के पहले ही अगर समझ लीजिए कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, लड़ाई के बाद लड़ाई बंद होती है, और फिर सबको इस बात का एहसास होता है कि हमें शांति के साथ और सद्भाव के साथ जीना चाहिए, तो हम लड़े ही क्यों? हम लड़े ही नहीं, हम प्रेम और शांति और सद्भाव के साथ जीवन व्यतीत करें, सबका सम्मान करें। अब जैन धर्म में तो हर चीज की को इज्जत देना, हर जीव जंतु को सम्मान देना है, आदर देना, उसका ख्याल रखना। तो इससे बड़ा कोई संदेश हो नहीं सकता है। तो आज के अवसर पर यहां पर फिर आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, और धीरे धीरे अभी स्वामी जी बोल रहे थे, ये तो पूरी कहानी आपकी 12-13 वर्षों की है कि 12-13 वर्ष में जब यहां तक पहुंच गए, तो आप सबको मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से पुनर्जीवित हो रहा है। ये जगह तो एक ही है, एक ही स्थान है, वो पुनर्जीवित हो रहा है। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थल है, जहां वो खंडहर है, रूइंस है, इस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाए, यह हम पिछले कई वर्षों से अनुरोध कर रहे हैं, और भारत सरकार से कह रहे हैं कि इसके लिए आप पहल करिए। पहल हुई। अभी मैं हाल में जब गया था माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, बिहार की समस्याओं को लेकर, तो उस दौरान भी हमारी चर्चा उनसे हुई कि नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए केंद्र को पहल करनी चाहिए, और ये चर्चा हुई है।
जब ये नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगा तो कुंडलपुर तो उसी नालंदा के बगल में। तो आप जो ये छोटा मोटा ये पार्किंग पार्क की बात कर रहे हैं, ये सब तो आपके शकल में नहीं महाशकल में उपस्थित हो जाए, अपने आप उपस्थित रहे दूर दराज। अरे वहां तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इलाका होगा उसमें तो कुछ करने ही नहीं देगा, एक कील में नहीं ठोकने देगा, एक ईंट नहीं लगाने देगा। तो विकास तो पूरे इलाके का ही होगा। और दुनिया भर के लोग अभी आते हैं और आएंगे, और जब यहाँ आने वाले लोग आएंगे और जानेंगे कि भाई भगवान महावीर की भी जगह है, वहां भी जाएंगे। सूर्य की उपासना यहाँ होती है तो कौन सी जगह। एक दौर था हम लोगों का, बिहार का इतना जिस भूभाग को आज बिहार नाम से हम जानते हैं, एक दौर था, उसका एक गौरवशाली इतिहास है, उसी दौर की हम चर्चा कर रहे हैं। काल चक्र है, काल का पहिया घूमता रहता है, जो ऊपर था वो नीचे गया, हम लोग फिर ऊपर जाएंगे, काल चक्र फिर से बिहार के लिए शिखर पर पहुंचेगा। तो इन सभी जगहों की अहमियत है, महत्व है, लोग खींचे चले आएंगे। तो आज के इस अवसर पर भगवान महावीर के उपदेशों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सिर्फ भगवान महावीर की बात करने से नहीं काम चलेगा। सचमुच जो उन्होंने अहिंसा की बात की है, उस अहिंसा को सबसे बड़े धर्म के रूप में अपनाना होगा, आत्मसात करना होगा, और तभी मानवता का कल्याण होगा। तो आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई। और आज के इस आयोजन के अवसर पर कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन जो राज्य सरकार ने किया, तो अब आज आयोजन किया था, आप क्या समझते हैं कि एक साल एक बार के लिए हुआ है? अरे कुंडलपुर महोत्सव तो सूची में शामिल हो गया क्या जी सर? शामिल हो गया हमें तो शामिल करवा दीजिएगा, ऐसा नहीं। हर साल अपने आप आयोजन हो, अपने आप आयोजन होगा, और यहाँ पर कार्यक्रम में लोग दिलचस्पी लेने लगेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन करवाया है। पंचायत सरकार भवन, ये मेरी परिकल्पना, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैसे ही पंचायत सरकार। तो उसी पंचायत सरकार को अधिष्ठापित करने के लिए उसका भवन होना चाहिए। तो पंचायत सरकार भवन हर एक ग्राम पंचायत में बनाने का हमारा लक्ष्य है, और उसी काम की शुरुआत हो गई है। और आज 11 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन हो रहा, मुझे खुशी है। और मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि आज तो हम यहीं से कर दे रहे हैं, लेकिन हम जाकर स्वयं भी देखेंगे। पंचायत सरकार भवन बनाने का मकसद है कि ग्राम पंचायत के मुखिया और उनके वार्ड के सदस्य, सरपंच साहब ग्राम कचहरी के, और उनके सभी पंच वहीं बैठेंगे। ग्राम कचहरी भी वहीं लगेगी, ग्राम पंचायत की बैठक भी वहीं होगी, ग्राम सभा भी वहीं होगी, और सारा काम ग्राम पंचायत का जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हो या राज्य सरकार से जुड़ा हो, सब काम उस एक स्थान से होगा। दौड़ दौड़ करके किसी को ब्लॉक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंततोगत्वा सभी प्रकार के सर्टिफिकेट वगैरह कालांतर में वहां से निर्गत होने लगेंगे, मिलने लगेंगे, आवेदन जमा करने लगेंगे। कई प्रकार की सेवाएं जो राज्य सरकार प्रदान करती है, उसका भी संचालन वहां से होने लगेगा। तो ये मेरी अवधारणा, और आज मैं उसको देख रहा हूं, वो धरती पर उतरने जा रही है। तो मुझे आज प्रसन्नता है, और अच्छा हुआ कि आज महावीर जयंती के पवित्र दिवस पर ही उसका उद्घाटन हुआ है। हम तो यही चाहेंगे कि पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हो रहा, तो भगवान महावीर का जो अहिंसा परमो धर्म का मूल मंत्र है, उसको सभी पंचायत अपनाएं। तो आज के इस अवसर पर और अन्य योजनाओं का उद्घाटन हुआ, मैं अपनी शुभकामना देता हूं, और अपनी भगवान महावीर के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए कुंडलपुर समिति के प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए, और हमारा तो सहयोग जब आपने काम शुरू किया तब से है
करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
महोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री जनाब जावेद इकबाल अंसारी जी, माननीय विधायक श्री अच्युतानंद जी, माननीय विधायक श्रीमती अनु शुक्ला जी, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न दलों के सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान सचिव श्री DS गंगवार जी, पर्यटन विभाग की सचिव श्रीमती हरजोत कौर जी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, तिरहुत क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री पारसनाथ जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेंद्र कुमार जी, जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक DIG और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, पर्यटन विभाग के और पर्यटन निगम के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, इस अवसर पर उपस्थित बहनों और भाइयों, वैशाली महोत्सव के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है और इसके पहले भी वैशाली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। हर बार उतनी ही प्रसन्नता होती है, गौरव की अनुभूति होती है और वैशाली महोत्सव बिहार का सरकार के सहयोग से मनाया जाने वाला बहुत